छत्तीसगढ़ और ये दोनों के अलावा और कोई है नहीं ना है। अब यहीं पे थोड़ा सा देशांतर रेखा से जो समय ज्ञात किया जाता है, देशांतर रेखा से कैसे समय ज्ञात किया जाता है, इसको समझना है। बीपीएससी हम आपको बोले हुए हैं, बीपीएससी ये क्वेश्चन पूछा है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन बैंक पलट के देखिएगा ना तो लिखेगा सऊदी अरब में, सऊदी अरब 68, सऊदी अरब जो है, सऊदी अरब कहाँ है, सऊदी अरब सऊदी अरब कहाँ गया, सऊदी अरब यहाँ है। सऊदी अरब अगर 40 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर है, वहाँ पर दिन का 12 बज रहा है, तो जापान अगर 172 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर है तो वहाँ पर क्या समय होगा। क्वेश्चन बैंक बीपीएससी का पलट के देखिएगा, क्वेश्चन मिल जाएगा। तो देशांतर द्वारा समय का ज्ञान, देशांतर द्वारा समय का ज्ञान, देशांतर के माध्यम से किस प्रकार से हम लोग समय ज्ञात करते हैं, इस चीज़ को समझाएंगे। और साथ ही साथ जो है 2, 4, 5, 10 नोमरिकल बता देंगे, ताकि बिहार के परीक्षा में अगर यहाँ से नोमरिकल है, बिहार दरोगा में अगर यहाँ से नोमरिकल है तो आप बना दें। इतना बात क्लियर। ज्योग्राफी आज यहीं पर रोकते हैं क्या, आगे क्वेश्चन बैंक पे आ जाते हैं। क्वेश्चन बैंक भी करना जरूरी है। देखिए पहला वाला बैच में लड़का सब हल्ला किया, हम क्वेश्चन बैंक रोक के सिलेबस खींचने लगे, ठीक है। तो आप लोग हल्ला मत कीजिए, करवाने दीजिए, ठीक है। आप लोग ज़्यादा हल्ला कीजिएगा तो आप जो कहिएगा हम वो कर देंगे, लेकिन हमको अपने तरीक़ा से करवाने दीजिए। शरीर का सब पानी निकल गया हो, पूरा मेरा शर्ट भीगा हुआ है, समझ रहे हैं। छोड़ कैसे देंगे, क्या बात करते हैं। छोड़ने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। जब तक पढ़ाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज का इंडियन ज्योग्राफी का क्लास यहीं समाप्त होता है। अब आएंगे क्वेश्चन पे। चलिए ये सब बता दिए थे ना, एक बार आंसर बताते चलिए तो। क्षत्रिय किस राज्य का शास्त्र, कौन राज, भारत का प्रथम उर्वर कहाँ है, आंसर डी होगा। क्या होगा, गुरु अंगद देव। चलिए अब यहाँ से बताना है ना वो। चलिए अब यहाँ से बताना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। कॉपी लाए ना वो, 2 कॉपी। महाराज एक बार खाते हैं, दोबारा रात में नहीं खाते हैं। तब तो कहिएगा 4 बार 4 थाली करके खाएंगे, समझ गए। तब कहिएगा कि 2 बार खानो खाएंगे, 1 बार जाएंगे समोसो खाएंगे, और 2 कॉपी लेके नहीं आ सकते हैं। चलिए आइए यहाँ आइए, समझिए। क्या निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए, हिमालय से निकलने वाली नदियां 12मासी नदियां। हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। चलिए देखिए, सुनिए भाई जी लोग, देखिए जो अपना देश भारत है ना, वो भारत में जानते हैं सैकड़ों नदी बहता है, सैकड़ों। गंगा, यमुना, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, मूसी, लूनी, साबरमती, वेगई, पेन्नार, पेरियार, दामोदर, स्वर्णरेखा, रंगोई, तीस्ता, पगलादिया, तेल, जोंक, ईब, मांड इत्यादि इत्यादि। लगभग 25-30 गो नाम लिए हो। तो छूट गया तो आप याद करने के लिए है ना। चलिए, तो ये सब नदी बहती है। भले भारत में सैकड़ों की संख्या में नदी बहती हो, लेकिन भारत की नदियों को मूल तौर पर 2 भाग में बांटा जाता है। 2 भाग में, कितना भाग में, 2।
हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। कौन पर्वत है? हिमालय। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। तो हिमालय पर्वत से बहुत सारी नदियां निकलती है, जैसे गंगा, यमुना, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, कोसी, महानंदा, घाघरा, सब हिमालय क्षेत्र से निकलती है। सब कहां से निकलते हैं? हिमालय क्षेत्र। इसके बाद ये सब हिमालय की नदियां हैं। दूसरा, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीप, देखिए एगो द्वीप होता है, एगो प्रायद्वीप होता है। आप सब लोग जानते होंगे। और द्वीप किसे कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। छोटा छोटा चीज है ये सब। द्वीप वैसा भूभाग जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ हो, वैसा भूभाग जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ, उसको द्वीप कहते हैं। जैसे ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये भारत का द्वीप समूह है। भारत का द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को चारों तरफ जल घेरा हुआ है। लक्षद्वीप एक द्वीप समूह है, ये भी चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है। श्रीलंका एक द्वीप है। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, ये भी चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है। मालदीव एक द्वीपीय देश है, वो भी चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है। तो द्वीप वैसा भूभाग जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ, जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ, उसी को द्वीप कहते हैं। विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। कौन है? ग्रीनलैंड। यहां पर ग्रीनलैंड है, ये है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ये आपको ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड। इससे बड़ा द्वीप विश्व में कोनो नहीं है, कोई नहीं है। अब जब आप ग्रीनलैंड को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ग्रीनलैंड भौगोलिक तौर पर, भूगोल के दृष्टिकोण से, भौगोलिक तौर पर, हाँ पता है हमको पंखा लगाना होगा। दोनों बेचारी को गर्मी लग रहा है, बेचारी दोनों बतिया रहे हैं। पंखा लगवाइए ना, हो और पंखा लगवाइए। जानते हैं, सुनिए, इससे पहले भी जानते हैं, हम एगो किसी को बुलाए थे जो क्लासरूम सब में काम उम करता है। वो बोला सफिशिएंट पंखा है। अब क्लासरूम में पंखा का जरूरत ना है, समझे, लेकिन भीड़ इतना रहता है ना कि पंखा सब भी फेल कर जाता है। तो देखिए, फिर भी हम जबरदस्ती जो है ना कुछ पंखा क्लासरूम में इंटर करवाते हैं। ठीक है, एसी में रहने का औकात अभी हमको नहीं है, ना हमको औकात है, ना हम रख पाएंगे आपको एसी में, समझ गए। देखिए, हम भी, आप देख सकते हैं, कूलर में भी हम नहीं रहते, हम भी पंखे में रहते हैं। नहीं, पैसा उसा नहीं लेंगे। ठीक है, पैसा कैसे लेंगे? क्या बात करते हैं? पैसा उसा नहीं बढ़ाएंगे ना। ठीक है, इतना में तो विद्यार्थी सब, हमको भी गर्मी लग रहा है, ऐसा नहीं है कि हमको गर्मी नहीं लग रहा है, देखिए, लेकिन हमको पढ़ाने में मजा आता है। देखिए, वैसी गर्लफ्रेंड जिससे मिलने में मजा आए, उससे 6 घंटा तक साथ में रहिएगा तो बोरिंग नहीं फील होगा। वैसा काम जिसमें मजा आए, कुछ होगा तो उसमें कुछ नहीं होगा, समझ गए। और वैसा काम जिसमें मजा नहीं आएगा उसमें कष्टे कष्ट है। हमको पढ़ाने में बड़ी मजा आता, हम भूखे प्यासे, समझ गए। आज जो हम खाना भी नहीं खाए हैं, खाना जो बनाया था, ठीक है, वो जो है खाना में खिचड़ी बनाया था। शनिवार को हम डेली खिचड़ी ही खाते हैं, हर शनिवार को। खिचड़ी में टमाटर दे दिया, हम टमाटर नहीं खाते हैं, टमाटर हमको मना है, होल लाइफ मना है। टमाटर दे दिया, यहाँ से गए थे, गुस्सा में थे, खाना फेंक दिया। हम खुद नहीं खाना खाए हैं, आपको विश्वास होगा, इसके बावजूद इतना एनर्जी में हम बोल रहे हैं, समझिए। सुबह में भी 10:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक क्लास लिए, समझे। तो पढ़ाने में हमको मजा आता है, इसलिए हमको गर्मी, सर्दी, ठंडी, भूख, प्यास सब भूल जाते हैं। तो आप लोग को भी पढ़ने में मजा आना चाहिए, तभी रिजल्ट होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। अब आइए यहाँ पे, भौगोलिक तौर पर अगर आप, जल गया ठीक होगा, चिंता काहे करते, पढ़िएगा कि नौटंकी बतियाएगा, फिर हम छोड़ देंगे। अगला बैच भी है मेरा, ठीक है, नहीं तो आराम से पढ़िए। भौगोलिक तौर पर ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका महादेश में है। भौगोलिक तौर पर ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका महादेश में है, उत्तरी अमेरिका महादेश में है, लेकिन राजनीतिक अधिकार इस पर यूरोप का है। राजनीतिक अधिकार इस पर यूरोप का है।
यूरोप में एक देश है, यहां पर डेनमार्क, राजनीतिक अधिकार डेनमार्क का ही है, यानी यहां पर शासन प्रशासन डेनमार्क ही करता है। भौगोलिक तौर पर यह उत्तरी अमेरिका महादेश के अंतर्गत कनाडा के समीप है, लेकिन राजनीतिक अधिकार मतलब यहां शासन प्रशासन यूरोप महादेश का है, यूरोप महादेश के अंतर्गत डेनमार्क का है। बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बीपीएससी भी पूछा है, बिहार दरोगा भी पूछा है। ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड पर किस देश का अधिकार है? डेनमार्क का। ग्रीनलैंड पर किस देश का अधिकार है? डेनमार्क। बात क्लियर है? याद रखिए। अब प्रायद्वीप, वैसा भूभाग जो तीन तरफ जल और एक तरफ स्थलखंड से घिरा हो, वैसा भूभाग जो तीन तरफ जल और एक तरफ स्थलखंड से घिरा हो, उसी को प्रायद्वीप। जैसे कि आप भारत को देखिए, भारत को जब आप देखेंगे तो आप भारत को देख सकते हैं, भारत के पूर्वी या दक्षिणी पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिमी या दक्षिणी पश्चिमी भाग में अरब सागर है और दक्षिणी भाग में हिंद महासागर है। तो तीन तरफ जल से और एक तरफ उत्तरी भाग में स्थलखंड से घिरा हुआ है। तो भारत की अगर हम बात करें तो भारत का जो दक्षिणी भाग है वो प्रायद्वीप के कंडीशन को फुलफिल करता है। जैसे प्रायद्वीप तीन तरफ जल और एक तरफ स्थलखंड, दक्षिणी भारत तीन तरफ जल और एक तरफ स्थलखंड से घिरा हुआ है। तो यही कारण है कि दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत भी कहा जाता है। और प्रायद्वीपीय भारत में भी कई सारे पर्वत पठार हैं। प्रायद्वीपीय भारत में भी कई सारी नदियां बहती है। प्रायद्वीपीय भारत में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, वेगई, पेन्नार, पेरियार, ये सब नदी प्रायद्वीपीय भारत में बहती है। अब जो हिमालय की नदियां हैं और जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में बहुत सारा अंतर है। पहली बात यह है, हिमालय की नदियां का स्रोत हिमानी है या ग्लेशियर है, ग्लेशियर है यानी बर्फ का बड़ा भूखंड है। तो हिमालय की नदियां का उद्गम स्रोत हिमानी है, ग्लेशियर है, बर्फ का बड़ा भूभाग है। इसके बाद हिमालय की नदियों को जल की प्राप्ति तो हिमानी यानी बर्फ से होती ही होती है, साथ ही साथ हिमालय की नदियों को जल की प्राप्ति वर्षा से भी होता, वर्षा से भी, जिस कारण हिमालय की नदियां 12मासी होती है। हिमालय की नदियों में 12 माह साल में 12 माह जल होता है। जैसे गंगा, पटना गंगा नदी के तट पर है, जाकर के देख लीजिए, 12 माह आपको जल मिल जाएगा। इसके बाद आपको सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये सब नदी जाकर के आप देखिए, कोसी, 12 माह आपको जल मिल जाएगा इस सब नदी में। भले जल स्तर कम हो या ज्यादा हो वो अलग बात है, लेकिन इन सभी नदियों में 12 माह आपको जल मिल जाएगा। इसका कारण यह है कि इन नदियों को जल की प्राप्ति वर्षा और हिमानी दोनों से होता है। लेकिन वही दक्षिण भारत की नदियां मौसमी है, इसको जल की प्राप्ति सिर्फ और सिर्फ वर्षा से होता है। इन नदियों में, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में वर्षा ऋतु में जल होता है, अब बाद बाकी समय सूखा रहता है। ये सब नदियां बाद बाकी समय ये सब नदी का होता है, सूखा रहता है। क्या रहता है? सूखा। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में भी अपवाद स्वरूप एक नदी है कावेरी। कौन है? कावेरी। कावेरी प्रायद्वीपीय भारत की एक ऐसी नदियां है जो सदा नीरा है, मतलब जिसमें सालों भर यानी 12 माह जल रहता है, जिसमें 12 माह जल रहता है। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां मौसमी इस वजह से होती है क्योंकि इसको जल की प्राप्ति सिर्फ और सिर्फ वर्षा से होती है। हिमालय की नदियां 12मासी इस वजह से होती है क्योंकि इसको जल की प्राप्ति हिमानी और वर्षा दोनों से होता है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में अपवाद स्वरूप कावेरी है जहां पर सालों भर जल होता है। इसके बाद दूसरा अंतर यह है कि हिमालय की नदियां युवावस्था में है। जैसे आप युवावस्था में हैं तो आप अभी दाया माया, ऊपर नीचे, आगे पीछे पूरा पैर फेंकिएगा, हाथ फेंकिएगा, सब चीज कीजिएगा। लेकिन जब बुढ़ारी आ जाएगा तो कुछ कर पाइएगा? तब तो पुतहू मारेगी, कुछ नहीं कर पाइएगा। तो अवस्था का वैल्यू होता है, समझ गए? अभी युवा अवस्था में है, जो मन है वो कर रहे हैं, प्रौढ़ावस्था में कुछ भी नहीं कर पाइएगा। तो हिमालय की नदियां अपनी युवावस्था में है। कौन अवस्था में? युवा।
इसलिए हिमालय की नदियां तोड़ फोड़ पूरा करती है। हिमालय की नदियां जब बहती है तो अपने साथ बालू कंकर पत्थर सबको तोड़ते फोड़ते हुए उनके रास्ते में जो भी आता है, हिमालय की नदियों के रास्ते में जो भी आता है सबको बहा कर लेकर चलता है, सबको तहस नहस करते हुए आगे बढ़ जाता है। जैसे कोसी को देख लीजिए, गंगा को देख लीजिए, यमुना को देख लीजिए। तो हिमालय की नदियां युवावस्था में है, तोड़फोड़ काफी ज्यादा करती है, जिस वजह से इन नदियों के जल में बालू कंकर पत्थर होता है और ये नदी बहा करके ले जाता है अपना मुहाना पर, जहां पर नदी समुद्र या सागर में मिलता है उसी को मुहाना कहते हैं। वहां पर जाकर ये बालू कंकर पत्थर को जमा कर देता है और ये बालू कंकर पत्थर से एक अलग प्रकार का आकृति बनने लगता है जिसको डेल्टा कहते हैं, जिसको डेल्टा कहते हैं। तो हिमालय की नदियां डेल्टा का निर्माण करती है। लेकिन वही प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की अगर हम बात करें तो ये नदियां आपको प्रौढ़ावस्था में है। प्रौढ़ावस्था मतलब उम्र ढल गया है, मतलब 55-60 वर्ष का हो गया है मानव के दृष्टिकोण से। और उसके बाद थोड़ा बहुत ही ना हाथ पैर चलाइएगा, ज्यादा हाथ पैर चलाइए पुतहू काट लेगी हाथ, समझे, तब करते रहिएगा। तो प्रौढ़ावस्था में होने के कारण ये तोड़ फोड़ कम करती है, जिस वजह से ये नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में वैसी नदियां जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में वैसी नदियां जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, वो डेल्टा का निर्माण करती है। जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब डेल्टा का निर्माण करती है। लेकिन वहीं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में वैसी नदियां जो अपना जल अरब सागर में गिराती है, वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो गौर फरमाइएगा, यहाँ पे हिमालय की नदियां 100% डेल्टा का निर्माण करती है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा, जिसका निर्माण हिमालय की दो नदियों की संयुक्त धारा करती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। वही प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में वैसी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है वो डेल्टा बनाती है, जो अरब सागर में अपना जल गिराती है वह डेल्टा नहीं बना। बात समझ में आया? इतना पर आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। बताइए ए नंबर सही या गलत? सही है ना? 2 नंबर दोनों व्याख्या भी सही है ना? आंसर ये होगा ना? होगा। आगे तो लिखिएगा, इसको लिखिए, तो लिखिए, भारत की नदियों को मुख्य तौर पर 2 भागों में बांटा गया है। लिखिए, भारत की नदियों को मुख्य तौर पर 2 भागों में बांटा गया है। भारत की नदियों को मुख्य तौर पर 2 भागों में बांटा गया है। 2 कॉलम बना लीजिए, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। 2 कॉलम बनाइए, एक में हिमालय की नदियां, 2 में प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। एक में हिमालय की नदियां, 2 में प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। है, सुनिए बता रहे हैं। लड़की लोग को क्लासरूम में नोट दे दीजिएगा, लड़का लोग को जो है ना, प्रत्येक क्लासरूम के गेट पर एक स्टाफ खड़ा कर दीजिए, ठीक है? प्रत्येक क्लासरूम के गेट पर एक स्टाफ खड़ा कर दीजिए, नोट लेके रहेगा और दे देगा सबको, समझ गए? और ऑनलाइन वाले ज्योग्राफी का पहला चैप्टर का नोट जो है अपलोड कर दिया गया, आप अपना निकाल सकते हैं। 2 कॉलम बनाइएगा, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। अब हिमालय की नदियां में लिखिएगा, हिमालय की नदियां, ये नदियां बारहमासी होती है, ये नदियां बारहमासी होती है, ये नदियां बारहमासी होती है, क्योंकि इसको जल की प्राप्ति, ये नदियां बारहमासी होती है क्योंकि इसको जल की प्राप्ति, हिम यानी बर्फ और वर्षा दोनों से होता है, क्योंकि इसको जल की प्राप्ति हिम यानी बर्फ और वर्षा दोनों से होता है।
हिम यानी बर्फ और वर्षा दोनों से होता है। अगला, हिमालय की नदियां में ही दूसरा पॉइंट, ये नदियां अपनी युवावस्था में है। हिमालय की नदियां में ही दूसरा पॉइंट, ये नदियां अपनी युवावस्था में है। बोल दिया है ना जी, सबको करे कमान खड़ा कर दीजिए, थोड़ा देर में छोड़ देंगे 5:15 बजे तक, आगे बैच है। ये नदियां अपनी युवावस्था में है, ये नदियां अपनी युवावस्था में है, ये नदियां अपनी युवावस्था में है, युवावस्था में है। हिमालय की नदियां में अगला पॉइंट, ये नदियां डेल्टा का निर्माण करती है, ये नदियां डेल्टा का निर्माण करती है, ये नदियां डेल्टा का निर्माण करती है। हिमालय की नदियां में ही अगला पॉइंट, विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है, विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरवन की डेल्टा है, विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरवन की डेल्टा है, विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरवन की डेल्टा है, जिसका निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र, जिसका निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मिलकर करती है। विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरवन की डेल्टा है, जिसका निर्माण, विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरवन की डेल्टा है, जिसका निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों की संयुक्त धारा मिलकर करती है, दोनों की संयुक्त धारा मिलकर करती है, दोनों की संयुक्त धारा मिलकर करती है। आगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में लिखिएगा, ये नदियां मौसमी है, ये नदियां मौसमी है, ये नदियां मौसमी है, ये नदियां मौसमी है, फुल स्टॉप। मौसमी है, फुल स्टॉप। क्योंकि इसको जल की प्राप्ति सिर्फ और सिर्फ वर्षा से होती है, क्योंकि इसको जल की प्राप्ति सिर्फ और सिर्फ वर्षा से होती है, क्योंकि इसको जल की प्राप्ति सिर्फ और सिर्फ वर्षा से होती है, क्योंकि इसको जल की प्राप्ति सिर्फ और सिर्फ वर्षा से होती है। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में अपवाद स्वरूप कावेरी, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में अपवाद स्वरूप कावेरी, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में अपवाद स्वरूप कावेरी, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में अपवाद स्वरूप कावेरी, अपवाद स्वरूप कावेरी 12मासी नदी है। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में अपवाद स्वरूप कावेरी 12मासी नदी है, 12मासी नदी है, 12मासी नदी है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, कावेरी 12मासी नदियां हैं। अगला पॉइंट, यह नदियां अपनी प्रौढ़ावस्था में है, 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 प्रौढ़ावस्था में है। यह नदियां क्या प्रौढ़ावस्था लिखेंगे, मार 50 ठीक कर देंगे। ग्रेजुएशन कैसे हो गया जी, प्रौढ़ावस्था लिखेंगे हम। ये नदियां अपनी प्रौढ़ावस्था में है, प्रौढ़ावस्था में, ये नदियां अपनी प्रौढ़ावस्था में है। आगे लिखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत की वैसी नदियां, अगला पॉइंट, प्रायद्वीपीय भारत की वैसी नदियां प्रायद्वीपीय भारत की वैसी नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की वैसी नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की वैसी नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, प्रायद्वीपीय भारत की वैसी नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, बंगाल की खाड़ी में गिराती है, वो डेल्टा का निर्माण करती 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 है। जैसे गोदावरी,
नदी डेल्टा, कृष्णा नदी डेल्टा, कावेरी नदी डेल्टा, जैसे गोदावरी नदी डेल्टा, कृष्णा नदी डेल्टा, कावेरी नदी डेल्टा, जैसे गोदावरी नदी डेल्टा, कृष्णा नदी डेल्टा, कावेरी नदी डेल्टा, कावेरी नदी डेल्टा, फुल स्टॉप, उसी में कंटिन्यू। प्रद्वीपीय भारत की वैसी नदियां, प्रद्वीपीय भारत की वैसी नदियां, प्रद्वीपीय भारत की वैसी नदियां, प्रद्वीपीय भारत की वैसी नदियां जो अपना जल अरब सागर में गिराती है, जो अपना जल अरब सागर में गिराती है। प्रद्वीपीय भारत की वैसी नदियां जो अपना जल अरब सागर में गिराती है, वह एस्चुअरी का निर्माण करती है, वह एस्चुअरी का निर्माण करती है, वह एस्चुअरी का निर्माण करती है, एस्चुअरी का निर्माण करती है। नदियों का मुंह जो सालों भर खुला होता है, नदी का मुख जो सालों भर खुला होता है, उसी को एस्चुअरी कहा जाता है। आगे नदी पढ़ाएंगे तो और विस्तार पूर्वक जाएंगे। जैसे नर्मदा और ताप्ती, जैसे नर्मदा और ताप्ती, जैसे नर्मदा और ताप्ती, जैसे नर्मदा और ताप्ती। चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए, है पढ़िए ना। किसी भी राजनीतिक दल को, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता है? कितने राज्य? चार। यहां पे गौर फरमाइएगा थोड़ा सा, देखिए आपको भारत के भीतर एक संवैधानिक संस्था है, उसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नामक संस्था के विषय में जानकारी हमें भारतीय संविधान का भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 324 से 329 देता है। अनुच्छेद 324 कहता है भारत का एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसका गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ है। 25 जनवरी 1950 को हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मुख्य काम क्या है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मुख्य काम है चुनाव करवाना। ये किसका किसका चुनाव करवाता है? तो ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ये सब चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। और चुनाव में मतदाता लोग भाग लेते हैं। इसी वजह से इसका जो स्थापना दिवस है 25 जनवरी को, मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए कि मतदाता जो है चुनाव में भाग ले, मतदाता चुनाव में भाग ले, इसी को लेकर के 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा, क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही दिया जाता है। जब देश में पहली बार लोकसभा का चुनाव 1951-52 में हुआ था, तो उस समय भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या 14, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या 8। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देता है या राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा देता है, इसके लिए कुछ शर्त होता है। क्या शर्त होता है? इस शर्त को हमें समझना है। समझिए आप यहां पर, राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने का शर्त और राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त करने का शर्त। पहला कंडीशन यह है कि अगर कोई पार्टी कम से कम 4 राज्य में, कम से कम 4 राज्य में राज्य स्तरीय पार्टी बन जाता है, राज्य स्तरीय पार्टी बन जाता है। अगर कोई पार्टी कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी बन जाता है, तो उसे
राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। अब कहिएगा राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने का क्या शर्त है? आगे बताएंगे, अभी ही बताएंगे, तुरंत बताएंगे। एक तो ये कंडीशन है, अगर इसको कर दिया तो मिल सकता है, या दूसरा कंडीशन यह है कि अगर कोई पार्टी लोकसभा की कुल सीट का 3% सीट प्राप्त करता है, अगर कोई पार्टी लोकसभा के कुल सीट का 2%, सॉरी 2%, 3 नहीं 2%, सॉरी, अगर कोई पार्टी लोकसभा के कुल सीट का 2% सीट प्राप्त करता है, और यह 2% सीट एक राज्य से नहीं बल्कि कम से कम 3 राज्य से होना चाहिए, कम से कम 3 राज्य से होना चाहिए। अगर कोई पार्टी लोकसभा की कुल सीट का 2% सीट प्राप्त करता है और यह सीट कम से कम 3 राज्य से हो, तब भी उस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। मतलब लोकसभा में टोटल सीट है 543, 543 का 2% निकालिएगा तो 11 सीट आएगा। भारत की कोई भी पार्टी लोकसभा में 543 सीट में से 11 गो सीट जीतता है, लेकिन ये 11 गो सीट 3 अलग अलग राज्य से होना चाहिए। मतलब 4 गो बिहार से है, 4 गो झारखंड से है, 3 गो बंगाल से है। अगर ऐसा है तो उस पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जा सकता है। लेकिन अगर कोई पार्टी 2% सीट से अधिक या 2% सीट प्राप्त करता है, वो एक ही राज्य से प्राप्त करता है, तो उसको नहीं दिया जा सकता। जैसे नीतीश कुमार, जदयू है, जदयू को लोकसभा में 16 गो सीट है, लेकिन 16 सीट बिहार में है। इसी वजह से जदयू को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? नहीं दिया गया है। तो 2% सीट कम से कम, लेकिन कम से कम 3 राज्य से। कितना राज्य से? तभी दिया जा सकता है। दूसरा कंडीशन ये है, या तीसरा कंडीशन यह है कि अगर कोई पार्टी लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में, लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में, गौर कीजिएगा, लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में कुल पड़े वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता है और कम से कम 4 लोकसभा सीट भी जीतता है, 4 लोकसभा सीट भी जीतता है। अगर कोई पार्टी लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में, कम से कम 4 राज्यों में कुल पड़े वैध मतों का 6% और साथ ही साथ 4 लोकसभा सीट जीतता है, तब भी किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। मूल तौर पर यही 3 शर्त है। और देखिए, या लगा हुआ है, मतलब सब में से कोई। अब आपको यहां पे ये नहीं समझना कि सब कंडीशन ना, इस सब में से कोई भी एक, इस सब में से कोई भी एक। बात समझ में आया? तो ये है राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने का शर्त। अब राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त करने का क्या शर्त है? तो राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त करने का शर्त यह है कि अगर कोई पार्टी विधानसभा के चुनाव में, विधानसभा का चुनाव राज्य में होता है, अगर कोई पार्टी, किसी राज्य की कोई पार्टी, अगर किसी राज्य की कोई पार्टी उस राज्य के विधानसभा चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का 6% हासिल करता है और प्लस 2 गो विधानसभा सीट जीतता है। जैसे पप्पू यादव की पार्टी जाप है, जाप अगर मान लिया जाए बिहार के विधानसभा चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का 6% हासिल किया और 2 गो विधानसभा सीट जीत गया, तो उसको राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। तो पहला कंडीशन यह है, अगर कोई राज्य की पार्टी राज्य के विधानसभा चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का 6% और 2 विधानसभा सीट जीतता है तो उसको दिया जा सकता है। या दूसरा कंडीशन है, अगर कोई पार्टी लोकसभा के चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का 6% हासिल करता है और 1 लोकसभा सीट जीतता है, कुल पड़े वैध मतों का 6% हासिल करता है और 1 लोकसभा जीतता है, तब भी दिया जा सकता है। या
तीसरा कंडीशन है, अगर कोई पार्टी विधानसभा के कुल सीट का 3% या 3 सीट, अगर कोई पार्टी विधानसभा की कुल सीट का 3% या 3 सीट, दोनों में से जो ज्यादा हो उसको प्राप्त करता है, तब उस पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। ये किसी पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिए जाने का शर्त है। शॉर्ट भाषा में लिखे हैं VS विधानसभा, LS लोकसभा। समझ गए? इस चीज को समझ पा रहे हैं आप लोग? तो अब नीचे से लिखना प्रारंभ कीजिए। तो लिखिएगा, बड़ी क्रूर आदमी है हम। जब तक लड़की लोग बेहोश नहीं हो जाती है, गिर नहीं जाती है, तब तक जाने नहीं देते हैं उसको यहाँ से। एकदम बेहोश होके लोट-पोट होके गिर जाती है तब जाने देते हैं। जब तक होश है तब तक पढ़ने के लिए बोलते हैं। लिखिए, भारत के भीतर किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, भारत के भीतर किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, भारत के भीतर किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा या राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा, या राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा, भारत के भीतर किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा या राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। अब दो कॉलम बनाइए, राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने की शर्त, राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त करने की शर्त। दो कॉलम बनाइए, राष्ट्रीय दल की दर्जा प्राप्त करने की शर्त और राज्य स्तरीय दल की दर्जा प्राप्त करने की शर्त। राष्ट्रीय दल की दर्जा प्राप्त करने की शर्त और राज्य स्तरीय दल की दर्जा प्राप्त करने की शर्त। राष्ट्रीय दल की दर्जा प्राप्त करने की शर्त और राज्य स्तरीय दल की दर्जा प्राप्त करने की शर्त। हेडिंग मार लिए। अब राष्ट्रीय दल वाला में लिखिएगा, 1 नंबर में, अगर कोई पार्टी कम से कम 4 राज्यों में, अगर कोई पार्टी कम से कम 4 राज्यों में, अगर कोई पार्टी कम से कम 4 राज्यों में, अरे वहाँ पे वो परमानेंट स्विच लगाइएगा ना जी। भाई महाराज क्या किया है, वहाँ पे वो जो निकल जा रहा है वो उसको पलक नहीं लगा सकते हैं, पैसा नहीं है इतना मैनेजमेंट के पास। माँ बकलोल लड़का से। अगर कोई पार्टी कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त करता है, अगर कोई पार्टी कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त करता है, अगर कोई पार्टी कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त करता है, अगर कोई पार्टी कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त करता है, या दूसरा नंबर में, या दूसरा नंबर में, या दूसरा नंबर में, या दूसरा नंबर में लोकसभा के कुल सीट का 2% सीट जीतता है, या लोकसभा के कुल सीट का 2% सीट जीतता है, या दूसरा नंबर में लोकसभा के कुल सीट का 2% सीट जीतता है, लोकसभा के कुल सीट का 2% सीट जीतता है, लेकिन यह सीट कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से होने चाहिए। लेकिन यह सीट कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से होने चाहिए। लेकिन यह सीट कम से कम 3 अलग राज्यों से होने चाहिए। लेकिन यह सीट कम से कम 3 अलग राज्यों से होने चाहिए। लेकिन यह सीट कम से कम 3 अलग राज्यों से होने चाहिए। या तीसरा नंबर में, या तीसरा नंबर में, या तीसरा नंबर में लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में, लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में, लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में, लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में, लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में, लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में,
लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में कुल पड़े वैध मतों का 6%, कुल पड़े वैध मतों का 6%, कुल पड़े वैध मतों का 6%, कुल पड़े वैध मतों का 6% तथा 4 लोकसभा सीट जीते। कुल पड़े वैध मतों का 6%, कुल पड़े वैध मतों का 6% तथा 4 लोकसभा सीट जीते, तथा 4 लोकसभा सीट जीते, तथा 4 लोकसभा सीट जीते। अब राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त करने की शर्तों में लिखना है। पहला नंबर, हेडिंग तो मार लिए थे ना, पहला नंबर 1 नंबर में, अगर कोई पार्टी विधानसभा के चुनाव में, अगर कोई पार्टी विधानसभा के चुनाव में, अगर कोई पार्टी विधानसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का 6% हासिल करता है, कुल पड़े वैध मतों का 6% हासिल करता है तथा कुल पड़े वैध मतों का 6% हासिल करता है तथा 2 विधानसभा सीट जीतता है, 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 या 2 नंबर में, या 2 नंबर में, अगर कोई पार्टी किसी राज्य 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 में लोकसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का, लोकसभा के चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का, लोकसभा के चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का 6% हासिल करता है तथा 1 लोकसभा सीट जीतता है, 6% हासिल करता है तथा 1 लोकसभा सीट जीतता है, 6% हासिल करता है तथा 1 लोकसभा सीट जीतता है, या 3 नंबर में, 3 नंबर में, अगर कोई पार्टी, अगर कोई पार्टी किसी राज्य में, अगर कोई पार्टी किसी राज्य में विधानसभा के कुल सीट का 3%, विधानसभा के कुल सीट का 3% या 3 सीट, विधानसभा के कुल सीट का 3%, विधानसभा के कुल सीट का 3% या 3 सीट, कॉस्ट में जो भी ज़्यादा हो, कॉस्ट में जो भी ज़्यादा हो, कॉस्ट में जो भी ज़्यादा हो, जो भी ज़्यादा हो, कॉस्ट में जो भी ज़्यादा हो, प्राप्त करता है, प्राप्त करता है, कॉस्ट बंद और प्राप्त करता है। चलिए चलिए, बोलिए, भारत की नदियों को कितने भागों में बांटा? हिमालय की नदियां और हिमालय की नदियां 12मासी है। क्यों? क्योंकि उसको जल की प्राप्ति हिम और वर्षा दोनों। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां मौसमी है। क्यों? क्योंकि उसको जल की प्राप्ति। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन ऐसी नदियां हैं जो 12मासी है? कौन है? अच्छा, इसके बाद बताइएगा। है देखिए काहे ऐसे कर रहे हैं, छुट्टी दे दिया। बैठिए, आगे सुनिए। हिमालय की नदियां अपनी किस अवस्था में है? युवा। हिमालय की नदियां कौन अवस्था में? प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, हिमालय की नदियां डेल्टा का निर्माण करती है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण कौन सी दो नदियों की संयुक्त धारा? गंगा और
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के विषय में जानकारी भारतीय संविधान के कौन भाग से, कौन अनुच्छेद से, कौन अनुच्छेद? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ है? 25 जनवरी 1900। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसका किसका चुनाव करवाता है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानसभा, विधान। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसका किसका चुनाव करवाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद का चुनाव कौन करवाता है? किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कौन देता है? पहली बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो भारत में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या 14, कितना? वर्तमान में 8। वर्तमान में राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने का पहला शर्त क्या है? दूसरा शर्त, तीसरा शर्त, राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त करने का पहला शर्त, दूसरा शर्त, तीसरा शर्त। बात समझ में आया? आज की सभा यही समाप्त होती है। सोमवार को आपका क्लास है। आपका क्लास मंगलवार, बृहस्पतिवार और एडमिशन सोमवार तक ही होगा। मंगलवार से आइएगा तो बिना एडमिशन का नहीं